नमस्ते। हमने एनसीईआरटी क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर का क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था बेसिक। आज हम स्टार्ट करेंगे मोनेरा किंगडम। और किसी कारण से बीच में क्लासें नहीं आ रही थी, अब से आपको डेली रेगुलर क्लासें मिलेंगी। ठीक है, बायोलॉजी की कंप्लीट 11th और 12th तक की। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना मोनेरा किंगडम। मोनेरा किंगडम जो है पहला किंगडम है। ठीक है, हमने पूरा आपको पढ़ा दिया था 2 किंगडम सिस्टम, 3, 4, 5 कैसे कैसे आए, और अभी 5 किंगडम सिस्टम चल रहा है। ठीक है, देखो मोनेरा किंगडम जो होता है मोनेरा, ठीक है, इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मोनेरा ही कहते हैं। इस मोनेरा जो जीव किंगडम है, इस मोनेरा किंगडम के अंतर्गत जितने भी बैक्टीरिया हैं, हिंदी के अंदर जिन्हें जीवाणु कहते हैं, वो सारे सभी जितने भी जीवाणु हैं वो सारे जीवाणु मोनेरा बैक्टीरिया के अंतर्गत आते हैं। मोनेरा बैक्टीरिया की जो जिसमें कोशिका का प्रकार है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका का प्रकार होता है। प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका पाई जाती है, जो हमने क्लासिफिकेशन वाली एक टेबल बना के पढ़ा भी था। ठीक है, और जो मोनेरा किंगडम होता है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई कोशिकांग नहीं पाया जाता है। कोशिकांग क्या होते हैं? जो कोशिका द्रव्य के अंदर तैरती हुई अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, आरईआर, ईआर, ठीक है, गोल्जी कार्ड, ये क्या होते हैं? कोशिकांग होते हैं जो मोनेरा के अंदर नहीं पाए जाते हैं। और इनकी जो सेल वॉल होती है, वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन की। ठीक है, अब देखो इनका आवास, आखिर ये जो बैक्टीरिया हैं, जीवाणु है, कहाँ रहते हैं? इनका आवास कहाँ है? इनका घर कहाँ होता है? इनका जो घर होता है ये हर जगह रहते हैं। ये सबसे गर्म झरने, ठंडे झरने, बर्फ, पहाड़, नदी, मिट्टी, धूल, गोबर, ठीक है, हर जगह पाए जाते हैं। ठीक है, ये हमारे शरीर में भी जीवाणु पाए जाते हैं। ठीक है, हमारे शरीर में एक ई कोलाई नामक जीवाणु पाया जाता है। शरीर में ई कोलाई नामक जीवाणु पाया जाता है। इसका पूरा नाम होता है स्टीरियाई कोलाई। ठीक है, ये एक जीवाणु होता है जो हमारे शरीर की छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। इसका डिटेल में अध्ययन जब हम डाइजेशन सिस्टम पढ़ेंगे तब करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना याद रखिए कि हमारे शरीर के अंदर भी एक जीवाणु पाया जाता है, और ये जीवाणु हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है। जीवाणु अनेक प्रकार के होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक भी होते हैं, हानिकारक भी होते हैं। जब हम इनका लास्ट में पढ़ेंगे तो बताएंगे कि लाभदायक कौन से होते हैं और हानिकारक कौन से होते हैं। ठीक है, ये गर्म झरने में पाए जाते हैं, और ये गोबर में जैसे एक जीवाणु पाया जाता है मेथेनोजन जीवाणु पाया जाता है। ठीक है, मेथेनोजन जीवाणु पाया जाता है, और ये गोबर के अंदर पाया जाता है, और इससे मीथेन गैस का उत्पादन करने में ये सहायक होता है। इनका जो आकार होता है, इनका आकार इतना अति सूक्ष्म होता है कि हम इन्हें नग्न आंखों की सहायता से नहीं देख सकते, इन्हें किसी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। इनका आकार जो होता है एक मतलब मुख्य रूप से देखा जाए तो 0.2 से लेकर 1.5 माइक्रोमीटर तक होता है। ठीक है, ये इनका आकार हो गया, और इस मोनेरा किंगडम के अंतर्गत सारे जितने भी जीवाणु है वो आते हैं। अब देखो हमने इनके अंदर आवास देख लिया, अब हम देखते हैं कि पोषण किस प्रकार करते हैं। इनमें जो पोषण होता है मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्वपोषी जीवाणु और एक होता है परपोषी जीवाणु। ठीक है, परपोषी जीवाणु तो नाम से स्पष्ट है कि स्वपोषी जीवाणु उन जीवाणुओं को कहते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। ठीक है, और परपोषी जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? परपोषी जीवाणु। तो पहले हम पढ़ेंगे कि स्वपोषी जीवाणु क्या होते हैं, फिर उसके बाद पढ़ेंगे कि परपोषी जीवाणु क्या होते हैं। तो स्वपोषी जीवाणु जो होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, और दूसरा होता है रसायन संश्लेषी जीवाणु। ठीक है, देखो पोषण को ध्यान से पढ़ना, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पोषण जो होता है 2 प्रकार का होता है, स्वपोषी जीवाणु और परपोषी जीवाणु। अब स्वपोषी जीवाणु भी 2 प्रकार का होता है, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु और रसायन संश्लेषी जीवाणु। ठीक है, अब प्रकाश संश्लेषी जीवाणु के अंदर क्या पाया जाता है? जैसे प्रकाश संश्लेषी, नाम से स्पष्ट है कि प्रकाश की उपस्थिति के अंदर कोई जीवाणु क्या करता है? अपना भोजन पोषण तैयार करता है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी जीवाणु। तो पेड़ अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा तैयार करते हैं, तो उनके अंदर एक वर्णन पाया जाता है क्लोरोफिल। ठीक है,
क्लोरोफिल एक वर्णक पाया जाता है, उसकी सहायता से वो क्या करते हैं, अपना भोजन तैयार करते हैं। उसी प्रकार इनके अंदर जो वर्णक पाया जाता है उनका नाम है बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियो विरिडीन और क्लोरोबियम क्लोरोफिल। ठीक है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियो विरिडीन और क्लोरोबियम क्लोरोफिल नामक इनके अंदर एक क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। और ये जिस संरचना में स्थित होते हैं उस संरचना को कहा जाता है क्रोमेटोफोर्स। ये जो वर्णक है क्लोरोफिल, बैक्टीरियो, बैक्टीरियो विरिडीन और क्लोरोबियम, ये जिस संरचना में उपस्थित होते हैं उन्हें क्रोमेटोफोर्स कहा जाता है। ठीक है, और आपने पादपों के अंदर देखा होगा कि CO2 के साथ H2O की क्रिया होती है, लेकिन जीवाणु के केस में ऐसा नहीं होता। जीवाणु के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया करती है, हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया करके CH2ON, N का मतलब कि अनगिनत अणु बनते हैं। ठीक है, और क्या बनती है, एक सल्फर और जल का निर्माण कर लेती है। इस प्रकार प्रकाश संश्लेषी जीवाणु अपना भोजन बनाते हैं क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति में। क्लोरोफिल ये जो वर्णक होते हैं कहाँ पाए जाते हैं, क्रोमेटोफोर्स में पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो, अब दूसरा इसी का भाग है रसायन संश्लेषी जीवाणु। रसायन संश्लेषी जीवाणु क्या होते हैं, ये एक तरह से अपना भोजन किससे बनाते हैं, रसायनों से बनाते हैं। ये क्या करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे कार्बोहाइड्रेट के अंदर तोड़ देते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज की इनके अंदर किसी प्रकार का कोई पर्णहरित नहीं पाया जाता, तो ये प्रकाश के अंदर तो क्रिया करते हैं नहीं। ठीक है, ये क्या करते हैं, CO2 को कार्बोहाइड्रेट के अंदर तोड़ लेते हैं और उससे अपना भोजन तैयार करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम परपोषी जीवाणु। अब देखो, हम देखते हैं, हमने स्वपोषी जीवाणु देख लिया, अब हम देखते हैं परपोषी जीवाणु क्या होता है। परपोषी जीवाणु भी 3 प्रकार के होते हैं, मर्तजीवी, दूसरा सहजीवी, तीसरा परजीवी। ठीक है, मर्तजीवी जो होता है ये अपने भोजन मर्त कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, मर्त कार्बनिक पदार्थों से ये जो जीवाणु होते हैं अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे कि कोई जंतु मर गया या कोई पेड़ सूख गया, मतलब गिर गया, जैसे वर्षा ऋतु के अंदर सड़ जल जाते हैं उस पे। ठीक है, तो उससे ये जो जीवाणु होते हैं ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं। दूसरा होता है सहजीवी। सहजीवी में क्या होता है कि ये जो जीवाणु है अपना भोजन जंतु या पौधे में क्या करते हैं, उसके साथ अपना जीवन यापन करते हैं और उससे दोनों को फायदा होता है। जैसे लेगुमिनोसी पादप के जो लेगुमिनोसी कुल के जो पादप होते हैं उनकी जड़ों में गांठें पाई जाती हैं और उन गांठों के अंदर जीवाणु पाए जाते हैं और वो जीवाणु क्या करते हैं, N2 स्त्रीकरण का कार्य करते हैं। ठीक है, तो पादप को इससे नाइट्रोजन का फायदा हो गया और जो जीवाणु है उसको क्या प्राप्त हो गया, भोजन प्राप्त हो गया। तो ये क्या होते हैं, सहजीवी परपोषी जीवाणु। ठीक है, एक होता है परजीवी। परजीवी क्या होता है, ये किसी के शरीर पर परजीवी के रूप में रहते हैं। ये परजीवी के रूप में रहते हैं, यहाँ पे जिस जंतु या मानव उसके शरीर पे रह रहे हैं उन्हें कोई फायदा नहीं होता और यहाँ पे दोनों को फायदा होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ये उसके शरीर पे रहते हैं और उन्हें अनेक बीमारियों का शिकार बनाते हैं, उसे कहते हैं परजीवी। इसे क्या कहते हैं, सहजीवी, जिसमें दोनों को फायदा होता है, और मर्तजीवी में एक को ही फायदा होता है। ठीक है, तो ये था हमारे पोषण का प्रकार, जीवाणुओं में पोषण कैसे होता है। अब देखो, हमने क्या देख लिया, इसमें पोषण देख लिया, इसका आवास देख लिया। अब देखते हैं कि इसके अंदर श्वसन किस प्रकार का होता है। तो श्वसन जैसे मानव में 2 प्रकार का होता है, ऑक्सी श्वसन, अनऑक्सी श्वसन। उसी प्रकार इसके अंदर भी दोनों प्रकार का श्वसन पाया जाता है। श्वसन एक होता है ऑक्सी श्वसन, एक होता है एनॉक्सी श्वसन। ठीक है, ये दोनों मानव में पाए जाते हैं और ये दोनों प्रकार ही जीवाणुओं के अंदर पाए जाते हैं। ऑक्सी श्वसन उस श्वसन को कहा जाता है जो O2 की उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, उसे ऑक्सीजन श्वसन कहा जाता है। ठीक है, ऑक्सी श्वसन। और जिसमें O2 की अनुपस्थिति होती है उसे क्या कहा जाता है, अनुपस्थिति। देखो, आपको एक ट्रिक बताता हूँ, यहाँ यदि जहाँ पे उपस्थिति प्रेजेंट करनी हो, आप यदि नोट्स बना रहे हो तो वहां पे प्लस लगा लीजिए। इससे क्या होगा कि वो वहां पे प्रेजेंट होता है, और कोष्टक में नेगेटिव लगा दीजिए। इसका मतलब क्या होता है, वो अनुपस्थिति है। कि शॉर्ट ट्रिक का पूरा वर्ड नहीं लिखना पड़ेगा आपको, उपस्थित, अनुपस्थित या प्रेजेंट, एब्सेंट। ठीक है, तो आप सिंपल ऐसी ट्रिक यूज कर सकते हो नोट्स बनाने के लिए।
बोर्ड एग्जाम में आपको ऐसा नहीं करना है। यदि आप नीट या किसी अन्य प्रिपरेशन एग्जाम कर रहे हैं तो वहां पे आप ऐसा कर सकते हैं अपने नोट्स में, क्योंकि वहां पे एग्जाम में आपको रिटर्न कुछ नहीं लिखना होता, रिटर्न में ये बोर्ड एग्जाम में माने नहीं है। तो देखो, ऑक्सीशोषण उसे कहते हैं जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, और अनऑक्सीशोषण उसमें उसे कहते हैं जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ठीक है, शोषण इतना ही था। अब देखते हैं जनन। देखो, हर जीव को अपनी पीढ़ी को बनाए रखने के लिए जनन की आवश्यकता होती है। ठीक है, जनन क्यों आवश्यक है, तो वहां पे आप जो अभी मैंने लाइन बोली कि जनन अपनी पीढ़ी को बनाए रखने के लिए जनन की आवश्यकता होती है। जनन आपको पता है कि 3 प्रकार का होता है, कायिक जनन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। तो जनन जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। इसे इंग्लिश में कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब देखो, जो जीवाणु होता है उसके अंदर कायिक जनन की भी अनेक विधियां हैं। जनन की जीवाणु में अनेक प्रकार की विधियां हैं, 2 विधियों के द्वारा होता है। पहली है द्विखंडन, दूसरी होती है मुकुलन। ठीक है, दूसरी क्या होती है, मुकुलन। तो हम दोनों को समझते हैं कि दोनों क्या होती हैं। सबसे पहले देखते हैं द्विखंडन। द्विखंडन के अंदर क्या होता है कि एक होता है आपका जीवाणु, ये जीवाणु है, इसके अंदर ये जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और इसके अंदर ये क्या भरा होता है, कोशिका द्रव्य। ठीक है, कोशिका द्रव्य। ठीक है, अब इसका जो आंतरिक है इसे कहते हैं कोशिका झिल्ली। क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। और बाहरी परत को कहते हैं कोशिका भित्ति, जो कि किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। ठीक है, ये हमारे जीवाणु की स्ट्रक्चर है। पहला जो जीवाणु होता है, मतलब जो जीवाणु जनन कर रहा है वो ऐसा है, उसके अंदर डीएनए होता है जेनेटिक मटेरियल के रूप में। ठीक है, उसके अंदर कोशिका द्रव्य होता है, आंतरिक झिल्ली होती है कोशिका झिल्ली, बाहरी होती है कोशिका द्रव्य, कोशिका भित्ति जो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। अब इसके अंदर शुरुआती के अंदर क्या होता है, सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन होता है। ठीक है, सेल डिवीजन भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है अर्धसूत्री, एक होता है समसूत्री, मियोसिस, माइटोसिस, जो हम आगे चैप्टर 10 में पढ़ेंगे। पूरा एक चैप्टर दे रखा है कि क्या क्या होता है, किस प्रकार विभाजन होता है पूरा। तो इसके अंदर सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन होने के बाद ये क्या करता है, 2 बराबर भागों के अंदर टूट जाता है। ठीक है, ये पहले अलग होना स्टार्ट होता है धीरे धीरे। ठीक है, धीरे धीरे अलग होना स्टार्ट होता है। पहले इसके अंदर थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन आता है, और जो ये जेनेटिक मटेरियल है ये 2 भागों के अंदर टूट जाता है। ठीक है, ये कोशिका द्रव्य इसके अंदर भरा हुआ है, ये आपकी सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, और उसके बाद ये थोड़ा सा और टूटता है, और ये जो कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति है ये 2 अलग अलग भागों में हो जाती है, और अंततः ये टूटकर 2 अलग अलग जीवाणुओं का निर्माण कर लेता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये अलग डीएनए इसका खुद का अलग डीएनए, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल है, ये सेल वॉल है। तो एक जीवाणु से 2 जीवाणु किस प्रकार बनते हैं द्विखंडन विधि द्वारा, वो उसकी ये पूरी प्रोसेस है। अब ये दोनों जीवाणु क्या करेंगे, ये फिर से 2 अलग अलग भागों में ये कंप्लीट प्रोसेस इसी तरह से ये क्या होंगे, विभाजित होंगे। तो सबसे पहले 1, फिर 2, 2 से 4 बन जाएंगे, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, और ये प्रोसेस अनलिमिटेड टाइम तक चलती रहेगी। और जो बैक्टीरिया है उनका क्या होता रहता है, निर्माण होता रहता है, और ये वेरी फास्ट प्रोसेस होती है। ठीक है, अब उसके बाद आता है मुकुलन विधि। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, वैसे है नहीं जीवाणु के अंदर आपके, लेकिन आपको एक विधि और होती है कायिक जनन की, खंडन विधि। ठीक है, अब देखो आपको नाम से स्पष्ट हो रहा है, यहाँ पे है द्विखंडन, यहाँ पे खंडन, है ना। द्विखंडन को इंग्लिश में कहते हैं बाइनरी फिजन। ठीक है, इसे कहते हैं फिजन। तो ये खंडन है, ये द्विखंडन है। अब आपको दिमाग में आ रहा होगा कि खंडन यानी भी टूटना होता है, और द्विखंडन यानी 2 भागों में टूटना। तो सर हमें ये समझाओ कि इनके अंदर अंतर क्या है। अंतर इतना ही है कि जो द्विखंडन होता है, द्विखंडन क्या होता है, ये एक नेचुरल रूप से खुद अपने आप ये क्या करता है, द्विखंडन क्या होता है, ये अपने आप खुद से 2 भागों के अंदर टूटता है, पूरी नेचुरल प्रोसेस होती है। ठीक है, इसे कहते हैं द्विखंडन। ठीक है, और खंडन उस प्रक्रिया को कहा जाता है
जिसके अंदर एक्सीडेंटल केस के अंदर कहीं मान लो कुछ चोट लग गई, अब जैसे अंगुली पे चोट लग जाती है तो वो क्या एक एक्सीडेंटल कंडीशन है, और उसके अंदर क्या होता है खंडन, फिर कोशिकाएं वापस थक्का बनाती हैं तो वो क्या होता है खंडन। ठीक है, तो जब जीव किसी एक्सीडेंटल कंडीशन के अंदर दो या दो से अधिक भागों के, इसके अंदर तो कन्फर्म है 2 भागों के अंदर ही टूटेगा, इसमें 3 भागों के अंदर नहीं टूट सकता है ना 4, सिर्फ 2 भागों में, फिर 2 से 4, फिर ये 2 क्या करेंगे 2 अलग अलग भागों में, फिर वो 4 बन गए, फिर वो 2 टूटेंगे। लेकिन जो खंडन होता है उसके अंदर जो जीवाणुओं में नहीं पाया जाता, ये क्या होता है अलग अलग भागों के अंदर टूट जाता है, मतलब कितने भी 1 से अधिक भागों में, जैसे किसी को ऐसे एक्सीडेंट होगा तो उसके अंदर तो क्या पता कितने टुकड़े होंगे, अनगिनत है। तो ये जो खंडन होता है ये अमीबा के अंदर पाया जाता है, अमीबा के अंदर क्या पाया जाता है खंडन पाया। दूसरी विधि आती है मुकुलन। मुकुलन जीवाणुओं में मुकुलन की एक जनन प्रक्रिया, उसके अंदर क्या होता है जैसे कि ये जीवाणु कोशिका है, तो इस जीवाणु कोशिका के बाहर की ओर एक बड निकल जाता है, अलग से एक बड निकल जाता है, और वो बड धीरे धीरे, और इस बड को कहा जाता है मुकुल, इसे क्या कहा जाता है मुकुल। और ये जो जनन, और फिर ये बड क्या होता है धीरे धीरे बड़ा होता रहता है, और एक ऐसा समय आता है जब ये जो वयस्क जीवाणु था इस वयस्क जीवाणु के बराबर आकार ग्रहण कर लेता है ये बड जो मुकुल है, और फिर जब ये पूर्ण रूप से मतलब इसके जैसा हो जाता है, पूरी सेम आकृति बना लेता है, तो ये एक दिन अपने आप से अलग हो जाता है और 2 नए जीवाणुओं का निर्माण हो जाता है। इस तरह से मुकुलन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो इसके अंदर 2 अलग अलग भागों में टूटता है नेचुरल रूप से, मुकुल के अंदर एक बड निकल आता है, और खंडन एक अलग प्रक्रिया है जिसमें एक्सीडेंटल केस के अंदर होता है। तो ये थी हमारी कायिक जनन की पूरी प्रक्रिया। अब पढ़ते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। अब हम समझते हैं कि अलैंगिक जनन कैसे होता है और लैंगिक जनन कैसे होता है। अलैंगिक जनन की जो जीवाणु है उसके अंदर 2 विधियां होती है, एक होती है कोनिडिया द्वारा और एक होती है अंतःबीजाणु द्वारा। ठीक है, कोनिडिया द्वारा किस प्रकार होती है, सेम वैसे ही होती है जैसे अभी मैंने आपको मुकुलन समझाया। मुकुलन में मैंने क्या बताया था कि एक जो जीवाणु होता है उसके यहाँ पे एक मुकुल निकल जाता है जिसे बड या मुकुल कहते हैं, फिर वो एक वयस्क अवस्था आती है और उसके अंदर वो अलग हो जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं मुकुलन। कोनिडिया भी सेम प्रोसेस है कि एक यहाँ पे जीवाणु के ऊपर एक कोनिडिया बन जाता है और वो कोनिडिया एक समय आने के बाद वयस्क अवस्था में रूपांतरित हो जाता है, और फिर वो जो मुख्य जीवाणु है उससे अलग होकर नया एक संतति उत्पन्न हो जाती है। सेम मुकुलन जैसा ही है ये। अब अंतःबीजाणु क्या होता है, अंतःबीजाणु देखो क्या होता है, ये जैसे कोई जीवाणु है, ठीक है, ये कोई जीवाणु है, ये इसकी क्या हो गई सेल वॉल, ये सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये इसके अंदर डीएनए है, ये इसका क्या है, ये इसका क्या है कोशिका द्रव्य है। ठीक है, ये क्या होता है अंतःबीजाणु जब विषम परिस्थिति के अंदर, विषम परिस्थितियां जब उत्पन्न होती हैं तो उनके अंदर, जैसे मैंने इनका आवास आपको बताया था, तो आवास के अंदर मैंने बताया था कि ये गर्म झरने, ठंडे झरने या बर्फ, नमी कहीं भी पाया जा सकती है। मान लो कोई ठंडे झरने का माइनस में टेम्परेचर वाला कोई जीवाणु है और वहां पे बहुत अचानक धूप पड़ने लगी, तो वो क्या करेगा, वो जीवाणु करता है कि जनन करने के लिए क्या करेगा, वो अपने आप को, ये जो जीव द्रव्य है इसको त्याग देता है और अपने आप को संकुचित कर लेता है, और संकुचित जब होता है उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं अंतःबीजाणु। ठीक है, उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ये अपने जीव द्रव्य को त्याग देता है और इसे त्यागने के बाद ये जो एक अलग संरचना बनती है इसे क्या कहते हैं अंतःबीजाणु या एंडोस्पोर। क्या कहते हैं एंडोस्पोर। ठीक है, एंडोस्पोर कहते हैं। ठीक है, अब तीसरा जो जनन का प्रकार है वो है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये 3 प्रकार का होता है जीवाणुओं के अंदर, एक होता है संयुग्मन, एक होता है रूपांतरण, एक होता है पारकर्मण। ठीक है, संयुग्मन के अंदर क्या होता है, एक नर जीवाणु उत्पन्न एक नर जीवाणु होता है जिसे F+ कहा जाता है और एक मादा जीवाणु होता है जिसे F- कहा जाता है। ठीक है, अब होता यूं है, जैसे मान लो कि ये नर जीवाणु है, ठीक है, अब और ये मादा जीवाणु है, ठीक है, ये हो गया F+
ये हो गया F-, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, बीच में एक नली का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो डीएनए था वो डीएनए इसके अंदर चला जाता है और इस प्रकार से एक नई संतति का क्या हो जाता है, संयुग्मन, कॉन्जुगेशन करके एक नई संतति का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। रूपांतरण के अंदर क्या होता है, हमने वो निमोनिया वाला जो चैप्टर है, ठीक है, उसके अंदर इसको डिटेल में पढ़ेंगे। होता है इसके अंदर प्रभेद होते हैं और उन प्रभेदों के अंदर आपस में क्या होती है, जनन क्रिया होती है, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे के चैप्टरों के अंदर। पारकर्मण क्या होता है, पारकर्मण के अंदर एक जीवाणु होता है, कोई जीवाणु है। अब ये जीवाणु क्या करता है, किसी विषाणु से, वायरस से क्रिया करता है, ठीक है, वायरस से क्रिया करता है और उसके डीएनए को अपने अंदर ले लेता है, अपने उसके जेनेटिक मटेरियल को अपने अंदर ले लेता है। आपको पता होगा कि वायरस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए और डीएनए दोनों प्रकार का पाया जाता है। अब डिपेंड करता है कि वो विषाणु कौन सा है। अलग अलग विषाणुओं में किसी में आरएनए होता है, किसी में डीएनए। तो ये जेनेटिक मटेरियल को अपने अंदर ले लेता है और कुछ समय बाद उसकी प्रतिकृति बना के बाहर अपने जीवाणुओं की संख्या में क्या करता है, वृद्धि करता है। तो ये हमारा जनन का कंप्लीट हो गया, एक कायिक जनन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, ठीक है। अब देखो जो जीवाणु होते हैं वो अभिरंजित की क्रिया की, अभिरंजन के आधार पे जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं ग्राम पॉजिटिव, एक होते हैं ग्राम नेगेटिव। अब ये क्या चीजें हैं, तो ये है कि एक विलियन आता है क्रिस्टल वॉयलेट, ठीक है। क्रिस्टल वॉयलेट से जब किसी जीवाणु को उसमें अभिरंजित किया जाता है, ठीक है, अभिरंजित हो जाता है, वो क्रिस्टली वॉयलेट जैसा कलर आ जाता है उसका। तो उसके बाद उसको यदि एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल से यदि धो दिया जाए उसको, तो यदि उसका कलर नहीं निकलता है, यहाँ पे इस ग्राम पॉजिटिव किसे कहते हैं, ठीक है। देखो क्या करना है, सबसे पहले जीवाणुओं को क्रिस्टल वॉयलेट से अभिरंजित करना है। अभिरंजित करने के बाद उन्हें अल्कोहल से धोना है, ठीक है। यदि अल्कोहल से धोने के बाद जो अभिरंजित हुआ था क्रिस्टल वॉयलेट वो वापस निकल जाता है उनमें से, और जो पुराना उनका कलर था ओरिजिनल उसमें वापस आ जाते हैं वो, तो इसका मतलब वो ग्राम नेगेटिव है। और यदि वो अभिरंजित है वैसे के वैसे ही रहते हैं तो इसका मतलब वो ग्राम पॉजिटिव है। यानी कि अभिरंजित के बाद अल्कोहल से धोने पे उनमें अभिरंजित होने के बाद जो कलर आया था वह का वही यदि बना रहता है तो उन्हें कहते हैं ग्राम पॉजिटिव जीवाणु। और यदि उनके अंदर जो क्रिस्टल वॉयलेट से अभिरंजित करने के बाद यदि अल्कोहल से धोया जाता है तो उसके बाद पुनः उनमें उनका पुराना रंग आ जाता है, या जो क्रिस्टल वॉयलेट है वो बह जाता है अल्कोहल के साथ ही, तो उन्हें कहते हैं ग्राम नेगेटिव। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बड़ी बड़ी एग्जामों के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्राम, वहाँ पे कोई एक आपको सेंटेंस दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि जो इसमें जीवाणु है वो ग्राम पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है। इस प्रकार का कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब देखो, अब जो जीवाणु होते हैं वो आकार के आधार पे 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। आकार के आधार पे 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है गोलाकार कोकस, बहुवचन कोकाई। अब देखो कोकाई नाम से स्पष्ट हो रहा है कुछ गोल आकृति का होगा, तो इस जीवाणु की आकृति क्या होती है, गोल होती है, ठीक है। इस तरह की गोल आकृतियां होती हैं। अब दूसरा जो प्रकार है वो है छड़ाकार बेसिलस। अब छड़ाकार बेसिलस या बहुवचन बेसिलाई, तो बेसिलाई इसकी जो आकृति होती है वो स्पून, चम्मच की जैसी होती है। अब अगला है विवरियम, बहुवचन विवरिया, तो इसकी आकृति कुछ इस प्रकार की होती है, ठीक है। और सर्पिलाकार स्पाइराई, ठीक है, इसकी आकृति होती है बहुवचन स्पाइरिल। स्पाइरिल मतलब एक स्पाइरिल, जैसे आपकी नोटबुक में भी स्पाइरिल डली हुई होगी, तो उस प्रकार की इसकी कुछ आकृति होती है, ठीक है। 3 अलग पार्ट्स हैं एक तरह से, एक होता है आद्य बैक्टीरिया, एक यू बैक्टीरिया, एक माइकोप्लाज्मा, ठीक है। तो आद्य बैक्टीरिया के अंतर्गत 3 जीवाणुओं का नाम है। पहला लवणीय क्षेत्र, लवणीय क्षेत्र में जो जीवाणु पाया जाता है उसे कहते हैं हेलोपी, उसका नाम है हेलोपी। दूसरा है गर्म झरने, गर्म झरने में पाया जाता है थर्मो एसिडोफिल्स, और रूमेनेट पशुओं के आंतर में मेथेनोजन जीवाणु पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषी जीवाणु होते हैं, ठीक है, और इनके अंदर क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, ठीक है।
उसके बाद नॉन स्टॉक एनाबिना पर्यावरण के N2 को टेस्टोरोसिस्ट नामक विशिष्ट सेल द्वारा स्थिर कर सकते हैं। यानी नॉन स्टॉक एनाबिना एक जीवाणु है, वो जीवाणु क्या करता है, एक सेल होती है टेस्टोरोसिस्ट, इस टेस्टोरोसिस्ट सेल की सहायता से जो नाइट्रोजन है, जो पर्यावरण की नाइट्रोजन है, उसको वेस्ट होने से एक तरह से क्या करता है, बचाता है। और नाइट्रेट, नाइट्राइड, NH3 अकार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत कर मुक्त ऊर्जा का उपयोग, जो जीवाणु होते हैं वो नाइट्रेट, नाइट्राइड और अमोनिया का उपयोग अकार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत करके ATP उत्पादन में उनका क्या करते हैं, सहायता करते हैं। ये हो गया आपका यू बैक्टीरिया। और अगला आता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या होती है, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी जीवित कोशिका है, सबसे छोटी जीवित कोशिका है और बिना ऑक्सीजन के जीवित कोशिका होती है। इसमें ऑक्सीजन भी एब्सेंट होता है और सेल वॉल भी नहीं पाई जाती है, और सबसे छोटी कोशिका है और बिना ऑक्सीजन के जीवित रहती है। बिना ऑक्सीजन के जीवित रहने वाली सबसे छोटी कोशिका का नाम है माइकोप्लाज्मा। तो हमने जीवाणु के उसका पोषण देख लिया, जनन देख लिया, श्वसन देख लिया, ठीक है, और वो उसके क्या क्या प्रकार है, कहाँ कहाँ रहता है, पॉजिटिव ग्राम धनात्मक जीवाणु किसे कहते हैं, ग्राम ऋणात्मक जीवाणु किसे कहते हैं, ये सारी चीजें हमने देख ली। अब लास्ट में हम देखते हैं कि जीवाणुओं के लाभ तो क्या क्या हैं और हानियां क्या क्या है, ठीक है, नुकसान क्या है और इनसे लाभ क्या है। देखो सबसे बड़ा लाभ है, हम सुबह सभी दही खाते हैं, नाश्ते में दही खाते हैं। दही को जमाने के अंदर उसका जीवाणु का उपयोग होता है, और जो जीवाणु होता है वो होता है LAB, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ठीक है। इसको कई लोग लैक्टोबैसिलस भी बोलते हैं, लेकिन इसका सही नाम होता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया जो है वो क्या करता है, दही जमाने में सहायक होता है। इसके अलावा जीवाणु क्या करते हैं, प्रतिजैविक उत्पादन में, जो इंग्लिश हो गया एंटीबायोटिक टैबलेट्स आज बहुत आती है मार्केट में, ठीक है, जेनरिक दवाइयों के अंदर। और अभी हमने पढ़ा कि ये पर्यावरण में नॉन स्टॉक एनाबिना नामक एक जीवाणु होता है, जो टेस्टोरोसिस्ट नामक कोशिकाओं के द्वारा N2 स्थिरीकरण का क्या कार्य है, N2 स्थिरीकरण का भी क्या करता है, कार्य करता है। तो इसके ये फायदे हैं कि ये दही को जमाने में सहायक है, प्रतिजैविक का उत्पादन में, और N2 स्थिरीकरण करता है। अब हानि इसकी क्या क्या है, हानि है ये हैजा किसके कारण होता है, विब्रियो कॉलरी नामक एक जीवाणु होता है, उसके कारण होता है। टाइफाइड, टिटनेस, ये किसके कारण होता है, हानि, ठीक है, ये किसके कारण होता है, जीवाणु के कारण। एक रोग होता है साइट्रस कैंकर, जो कि नींबू में पाया जाता है, नींबू के ऊपर काले काले धब्बे से हो जाते हैं, उसे साइट्रस कैंकर कहते हैं, और वो उसमें जीवाणु के कारण होने वाला रोग है। तो आज हमने मोनेरा के अंदर सारा कंप्लीट आपको मोनेरा पढ़ा दिया है। एक चीज आपके डाउट होगा कि सर 11वीं की NCERT में तो सिर्फ 2 पेज दे रखे हैं, आपने इतना क्यों पढ़ाया। तो आप उसको डिटेल में जब डिफाइन करोगे, डिटेल में सही पढ़ोगे, तो इस तरह से वो समझ में आएगा। नहीं तो वहां पे लिखा हुआ है प्रकाश संश्लेषी जीवाणु। अब आपको क्या पता कि प्रकाश संश्लेषी जीवाणु क्या होता है, परपोषी जो जीवाणु होते हैं वो क्या होते हैं, जनन कैसे होता है, तो थोड़ा डिफाइन करके पढ़ने में थोड़ा मजा आता है, ठीक है, और आपको डिटेल में पता भी चलता है। तो मोनेरा के अंदर मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया है, और फिर भी आपका यदि कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, या कोई क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं हो रहा, तो नीचे कमेंट कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और आप इस वीडियो को अपने दोस्त फ्रेंड सबके साथ जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद।